नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से में आज हम बात करने जा रहे हैं रूस की और उसके खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई की और किस तरह से रूस ने एक बार फिर से भारत का साथ दिया है। भारत के खिलाफ कार्रवाई के बीच जो खबर रूस से आई है वो काफी उत्साहित करने वाली है। यूरोप ने एक कदम उठाया और दूसरी तरफ रशिया ने भी एक कदम उठाया और देखिए कि कैसे खेल होता है कि एक मोर्चे पर झटका दोगे तो दूसरा मोर्चा खोल देंगे। तो यूरोप ने कुछ फैसले किए। फैसले ये कि रूस की सेना के साथ जो लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, उसके खिलाफ कुछ कदम उठाए गए। और इधर रूस ने क्या किया, तेल पर डिस्काउंट देने का खेल शुरू कर दिया और भारत के साथ उसका सप्लाई चेन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो विस्तार से में एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात ईयू की कार्रवाई की करते हैं कि ईयू ने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की है। तो यूरोपीय यूनियन ने भारत, चीन और दुनिया के कई ऐसे देश, उनकी 50 कंपनियों को झटका दिया। इन्होंने जो है यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर 21वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा की। इन प्रतिबंधों ने अचानक इन आधा सैकड़ा कंपनियों के सामने संकट खड़ा किया। ईयू की ओर से ऐलान हुआ कि वो भारत और अन्य देशों की उन 50 कंपनियों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल का उपाय लागू करेगा जो रूस की सेना के साथ सीधे कारोबार करती है। यूरोपीय यूनियन के इस ऐलान का असर भारत और चीन के साथ ही किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कंपनियों पर पड़ेगा और इन पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ईयू ने यह फैसला रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन इससे सिर्फ रूस ही नहीं, तमाम देश प्रभावित होंगे। इस लिस्ट में ड्रोन निर्माण से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं जिन पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा करते हुए यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कलास ने कहा कि ये उपाय यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने और बनाए रखने की क्षमता पर लगाम लगाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था की नींव को ध्वस्त करते जा रहे हैं। अब ब्रुसेल्स 2 साल से अधिक समय में रूस पर प्रतिबंधों की सबसे बड़ी लिस्ट तैयार कर रहा है। वहीं ईयू के प्रस्तावित पैकेज में उन बैंकों, हथियार निर्माताओं, तेल व्यापारियों, रिफाइनरियों, क्रिप्टो ऑपरेटर्स को टारगेट किया गया है जो तीसरे देशों में स्थित हैं। उन पर रूस की मौजूदा प्रतिबंधों से बचने की मदद करने का आरोप है। क्लास के मुताबिक करीब 90 बैंकों की संपत्ति जब्त की जा सकती है, जबकि रूस और अन्य देशों के 30 से अधिक बैंकों के साथ लेनदेन पर और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 11 क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर भी ट्रांजैक्शन बैन लगाने की तैयारी है। इस बीच उन्होंने यह भी कहा है कि यूरोपीय संघ रूसी एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाले राजस्व को कम करने के लिए रूसी तेल की कीमत सीमा पर अस्थायी रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। कजाकलास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इन प्रतिबंधों से जुड़ी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि हम रूस के सैन्य औद्योगिक तंत्र को समर्थन देने वाली तमाम कंपनियों को भी निशाना बना रहे हैं। नई सूची में ड्रोन निर्माण क्षेत्र से जुड़ी 30 से अधिक संस्थाओं का शामिल किया गया है। इसके साथ ही 50 कंपनियों पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल उपाय लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रूस की उत्पादन क्षमता को और बाधित करने के लिए अतिरिक्त निर्यात प्रतिबंध भी लगाएंगे। इसमें निकेल पाउडर, धातुएं, हाई परफॉर्मेंस मिश्र धातुएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ नई वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसमें ऑटो पार्ट्स, कई कीमती धातुओं के अयस्क और रसायन शामिल होंगे। एक तरफ यह है रशिया ने के खिलाफ कदम उठाया ईयू ने, और एक के बाद एक उसने इस तरीके के प्रतिबंधों की घोषणा की, नए पैकेज की घोषणा की। इसके चपेट में भारत की कंपनियों पर असर पड़ेगा, चीन की कंपनियों पर असर पड़ेगा, कई और देशों की कंपनियों पर असर पड़ेगा, जो बताया हमने आपको। वहीं रशिया क्या कर रहा है? रशिया कर रहा है इनकरेज कि अच्छा तुम ये कर रहे हो तो लो, हम ये कर रहे हैं। आंकड़ों के साथ बताते हैं, देखिए कैसे प्लानिंग चल रही थी लगातार यूरोप के द्वारा कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। इसका ऐलान कर दिया। इन सब के बीच रशिया अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ गया और रशिया ने जो है कच्चा तेल जो है मार्च से ही काफी महंगा जो है वो अपना क्रूड ऑयल बेच रहा था वो, क्योंकि ईरान के साथ जो युद्ध शुरू हुआ, सबको मालूम है कि मजबूरी में लोग आएंगे, तो उसने महंगा तेल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसमें बम्पर डिस्काउंट दे दिया है उसने। ये खेल है फॉरवर्ड प्लानिंग कि अच्छा उधर से चोट पहुंच रही है तो इधर से कंपनसेशन ले लो। ऐसे रूस के प्रमुख कच्चे तेल ग्रेड यूराल्स का दाम मार्च से
भारत और चीन जैसे उसके सबसे बड़े खरीदार देशों में ब्रेंट क्रूड के मुकाबले महंगा बिक रहा था। इसकी वजह मध्य पूर्व में, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से संघर्ष हो रहा था, वैश्विक तेल आपूर्ति में आई रुकावट मानी जा रही थी। अब सूत्रों के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की मांग में गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एशियाई रिफाइनरियों ने पहले से जमा भंडार का इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। कुछ ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता भी कम कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने जुलाई और अगस्त डिलीवरी वाले यूराल्स कार्गो इस महीने वैश्विक क्रूड बेंच मार्क ब्रेंट के मुकाबले करीब $2 से $3 प्रति बैरल की छूट पर बिके, जबकि अप्रैल और मई में यही तेल $7 और $8 प्रति बैरल महंगा बिका था। उत्तरी गोलार्ध के सर्दियों के महीने में यूराल्स पर $7 से $8 प्रति बैरल का डिस्काउंट था, क्योंकि अमेरिका के कड़ी प्रतिबंधों के चलते रूस का तेल उत्पादन प्रभावित हुआ। वहीं बीते साल जून से अगस्त के दौरान यह छूट करीब $1 से $3 के प्रति बैरल था। भारत और चीन के बाजार आमतौर पर एक दूसरे को रुझान को फॉलो करते हैं, लेकिन चीन की खरीद में कमी का असर कई अन्य रूसी तेल ग्रेड पर भी पड़ता है। चीन भारत की तुलना में यूराल्स कम खरीदता है, लेकिन ईएसपीओ ब्लेंड, आर्कटिक और सखालिन जैसे हल्के रूसी कच्चे तेल भी वो खरीदता है और अधिक खरीदता है। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि कुछ मामलों में चीनी खरीदारों ने जून डिलीवरी वाले रूसी तेल कार्गो लेने से इनकार किए। इससे रूसी तेल कंपनियों की मोलभाव करने की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि ऐसा ना होने पर तेल की खेप समुद्र में फ्लोटिंग स्टोरेज में फंस जाती। इसके अलावा चीन की जो छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियां हैं, जिन्हें टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है, कम मुनाफे के कारण तेल की रिफाइनिंग में कमी ला रही है। इससे कच्चे तेल की मांग और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा। पश्चिमी एशिया में जारी संकट के बीच तेल को लेकर रूस पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ी भी है और अप्रैल 2026 में भारत का कुल कच्चा तेल जो आयात के मूल्य में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 38% हो गई। बीते 11 महीनों में भारत की तेल खरीद में रूसी तेल की हिस्सेदारी पहली बार इतनी ऊपर गई। द हिंदू के एक विश्लेषण के मुताबिक जो वॉल्यूम के हिसाब से अप्रैल में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की तेल की हिस्सेदारी 34.3% रही। वाणिज्यिक मंत्रालय के विदेशी व्यापार आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अप्रैल 2026 में रूस से $5.79 अरब का कच्चा तेल आयात किया, जबकि मार्च में यह आंकड़ा $3.25 अरब था। रुपए में देखें तो रूस से तेल आयात का मूल्य मार्च में 30,138 करोड़ रुपए था, जो अप्रैल में बढ़कर 54,179 करोड़ हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रूस से कच्चे तेल के आयात का यह मूल्य कम से कम जनवरी 2025 के बाद का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व संकट के बीच रूसी तेल बीच में काफी महंगा हो गया था, लेकिन अब जब एक तरफ यूरोप इस तरह के कदम उठा रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया डिस्काउंट देने लगा है ताकि वो इसकी भरपाई कर पाए। जो उसको सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनका इस तरफ से ना तो उस तरफ से नुकसान को बचाया जा सके। मतलब कंपनसेट करने के कई रास्ते खोले जा रहे हैं ताकि कारोबारी स्तर पर कोई गिरावट ना आए और इनका काम भी चलता रहे। अब यूरोप रशिया को रोकने की भरपूर कोशिशें कर रहा है, बीते कई सालों से कर रहा है, लेकिन अब तक वो उसे रोकने में सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में अब नए और तरीके इजाद किए जा रहे हैं जिससे रशिया को रोका जा सके। फिलहाल पुतिन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखाई देने लगा है, क्योंकि ट्रंप की कोशिशें भी एक तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप खुद नए मोर्चे पे फंसे हुए हैं। ऐसे में यूरोप क्या कर लेगा, कब तक कर लेगा, ये देखना होगा। फिलहाल यूक्रेन के चक्कर में यूरोप की भी गर्दन फंसी हुई है और रशिया लगातार यूक्रेन पर अपने सख्त स्टैंड पर बना हुआ है। इससे यूरोप की और परेशानी बढ़नी लाजमी है। आप देख रहे थे विस्तार से।